प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो कि है कार्बनिक रसायन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरी बातें आपको समझ में आएंगी और आपको जो है आप पेपर को भी अच्छा कर पाएंगे और क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, यानी आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आपको कार्बनिक रसायन के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसे कहते हैं कार्बनिक रसायन का भी नहीं आता है, वो भी देखें और जिनको कुछ आता है वो भी देखें, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को एक बेसिक स्तर से, एक आधारीय स्तर से शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें बच्चे को अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी उसको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तव में जो है कार्बनिक रसायन क्या होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक हिसाब से कह सकते हैं पहला चैप्टर, यानी कार्बनिक रसायन का। और वैसे पूरे चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो ये जो है लेसन नंबर 6 है, मतलब छठा चैप्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन क्या होता है हम लोग ये जान लेते हैं। एकदम बेसिक से चलेंगे, यानी अगर जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी बच्चा आज सीखेगा, कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कार्बनिक रसायन की। कार्बनिक रसायन, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ठीक है, वास्तव में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ये रसायन विज्ञान की ही शाखा होती है। क्या होती है? रसायन विज्ञान की ही शाखा होती है और इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, यानी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। यहाँ लिखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको जरूर याद रखना है कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कार्बन के यौगिक किसे कहते हैं, या अगर हम बहुत ही आधारीय तरीके से बात करें कि वास्तव में कार्बन क्या होता है, हम इसी की चर्चा कर लेते हैं कि कार्बन क्या होता है। मतलब जो कार्बन होता है, कार्बन, ठीक है, इस कार्बन क्या है? वास्तव में कार्बन एक तत्व है प्यारे बच्चों, यानी एकदम, जैसे कहते हैं ना एकदम बेसिक, तो एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, हर एक बच्चे को समझ में आएगा। यानी कार्बन क्या है? कार्बन एक तत्व है। अच्छा, अगर हम लोग इस बात करें कि यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन, ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है?
प्रतीक, तो कार्बन का प्रतीक प्यारे बच्चों होता है कैपिटल सी होता है। क्या होता है? कैपिटल सी होता है। अगर हम बात करें इस कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक को किससे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो प्यारे बच्चों हम बता देते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। कहने का अर्थ यह है कि जो कार्बन का परमाणु होता है, मान लो यहाँ पे क्या है, कार्बन का एक परमाणु है, ठीक है, कार्बन का परमाणु, और उस कार्बन के परमाणु के बीच में क्या होता है? एक ठोस भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है। इसीलिए कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक होता है उसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, और कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या होती है, क्या होती है प्यारे बच्चों? द्रव्यमान संख्या। यहाँ पे लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या, कार्बन की द्रव्यमान संख्या हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 12 होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हो गया कार्बन का जो तत्व होता है, वो कार्बन एक तत्व है और कार्बन का प्रतीक सी होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है, नहीं 12 होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो कार्बन होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यानी यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जैसे यहाँ पे कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2 और 4 होता है, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बन के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें से कुछ बातें बिल्कुल याद रखना है। एक तो आपको परमाणु क्रमांक याद रखना है, दूसरा द्रव्यमान संख्या, और तीसरा जो है प्रतीक आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया, और चौथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जो है याद रखना है। तो ये हो गया कार्बन के बारे में। अब अगर हम बात करें कि कार्बन के यौगिक, यहाँ पर ये हमने सीखा क्या है, कार्बन किसे कहते हैं। अगर हम बात करें कि कार्बन के यौगिक किसे कहते हैं, तो कार्बन के यौगिक किसे कहते हैं, यानी जब कार्बन किसी दूसरे तत्वों के साथ, यानी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ मिल करके एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे हम बोलते हैं कार्बन के यौगिक। क्या बोलते हैं? कार्बन के यौगिक बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कार्बन के यौगिकों को क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक भी बोल सकते हैं, यानी कार्बन के यौगिकों को बोल सकते हैं कार्बनिक यौगिक। यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बनिक यौगिक। अगर किसी भी यौगिक के अंदर कार्बन उपस्थित हो, अगर किसी भी यौगिक के अंदर क्या उपस्थित हो? कार्बन उपस्थित हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन प्रेजेंस होता है, यानी कार्बन उपस्थित होता है, उन यौगिकों को कहा जाता है कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक यौगिक है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक यौगिक है, एक तत्व तो आपका कार्बन हो गया और दूसरा हो गया हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन क्या है? एक तत्व है, और उसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्या है? एक तत्व है। ये दोनों तत्व आपस में मिलते हैं तो एक नया कंपाउंड्स बनाते हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है। आपको ये बात याद रखना है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं इनके कुछ विस्तृत बातों के ऊपर, विस्तृत तथ्यों के ऊपर। तो अगर लिखना चाहते हैं तो थोड़ा ये आप लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब प्यार बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, अभी हमने इधर बताया हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हाइड्रोकार्बन की, किसकी बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन की, तो इस हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है भैया, कार्बनिक यौगिक है, यहाँ पे कार्बनिक यौगिक है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन उपस्थित होता है, इसलिए कार्बनिक यौगिक है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन होता है या कार्बनिक यौगिक होता है, इसको दो भागों में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। बिल्कुल एकदम बेसिक से सीखेंगे, मतलब जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता उसको भी समझ में आएगा। पहला जो होता है वो होता है खुली श्रृंखला यौगिक। क्या होता है, खुली श्रृंखला यौगिक, खुली श्रृंखला यौगिक। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओपन चैन कंपाउंड, ओपन चैन कंपाउंड। ठीक है, और हमारा दूसरा कौन सा होता है, बंद श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लोज्ड चैन कंपाउंड्स। यार बच्चों यहाँ पे जो खुली श्रृंखला यौगिक होता है इसका एक और नाम है एलिफैटिक कंपाउंड्स। क्या नाम है, एलिफैटिक कंपाउंड। इसको एक और नाम से जानते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। वहीं पे जो बंद श्रृंखला यौगिक होता है इसका दूसरा नाम है साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, यानी हिंदी में बोले तो चक्रीय यौगिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग चक्रीय यौगिक बोल सकते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एलिफैटिक यौगिक बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। तो इतना आपको यहाँ पे समझना है कि हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका खुली श्रृंखला यौगिक और दूसरा क्या होता है, जो है बंद श्रृंखला यौगिक। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि खुली श्रृंखला किसे कहते हैं, ठीक है, खुली श्रृंखला यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे यहाँ पे कि एलिफैटिक कंपाउंड्स या खुली श्रृंखला वाले ऐसे यौगिक होते हैं, यानी खुली श्रृंखला यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला पाई जाती है, कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला पाई जाती है, सीधी श्रृंखला उपस्थित होती है या पाई जाती है। ठीक है, जिनमें कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला पाई जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला यौगिक कहते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बंद श्रृंखला यौगिक, ठीक है, बंद श्रृंखला यौगिक, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है। क्या होता है, बंद श्रृंखला पाई जाती है। तो इस तरीके से ये हमारे कहलाते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, यानी चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। इनको हम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए इनका एग्जाम्पल देखें तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, खुली श्रृंखला यौगिक मतलब यहाँ पे कार्बन जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, मतलब इनका देखिए इनका ये सिरा और एक सिरा क्या है, ये दोनों स्वतंत्र हैं, मतलब ये सीधी श्रृंखला है या खुली हुई श्रृंखला है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, बंद श्रृंखला होती है, कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कार्बन की एक बंद श्रृंखला पाई जाती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं
साइक्लिक कंपाउंड्स, और यहाँ पर जो होता है कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला पाई जाती है, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन चैन कंपाउंड्स कहते हैं, खुली श्रृंखला यौगिक कहते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर अब हम बात करें कि यहाँ पर जो खुली श्रृंखला यौगिक होती है, इसको हम लोग जो है यानी एलिफैटिक कंपाउंड जो होते हैं, इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भागों में बांट सकते हैं? एक तो आपका पहला होता है एल्केन्स। क्या होता है? एल्केन्स होता है। एल्केन्स। दूसरा क्या होता है? एल्कीन्स होता है। एल्कीन्स। और तीसरा क्या होता है? एल्काइंस होता है। तीसरा होता है एल्काइंस। एल्काइंस, ठीक है। तो इस तरीके से जो एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। आपका एक होता है एल्केन्स, दूसरा होता है एल्कीन्स, और तीसरा क्या होता है? एल्काइंस, जो एल्काइंस होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सब कैसे होते हैं? कार्बन परमाणु की इनमें सीधी श्रृंखला पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला पाई जाती है। अगर हम एल्केन्स की बात करें तो इनका सामान्य सूत्र होता है, क्योंकि इन सभी कंपाउंड्सों का क्या होता है? सूत्र होता है। तो इनका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र एल्केन्स का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। और एल्कीन्स का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। वहीं पे एल्काइंस का जो फार्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है फार्मूले होते हैं, ठीक है। यानी एल्केन्स का क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्कीन्स का जो होता है CnH2n होता है। और एल्काइंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n-2 होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि इन यौगिकों में आबंध किस प्रकार का होता है? आबंध मतलब जो कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है वो एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हो सकते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो एल्केन्स होता है तो इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच यानी 2 कार्बन परमाणुओं के बीच जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी एकल आबंध बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एकल आबंध। जो आबंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एकल आबंध जो होते हैं, ठीक है, वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के, ठीक है। पहला होता है एकल आबंध। क्या होता है? एकल आबंध। एकल आबंध, इसको अंग्रेजी में सिंगल बॉन्ड कहते हैं। दूसरा होता है द्विआबंध, द्विआबंध। और तीसरा होता है तिर आबंध, ठीक है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आबंध 3 प्रकार के होते हैं, एकल आबंध, द्विआबंध और तिर आबंध। एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो एल्केन्स होते हैं उनमें कार्बन यानी 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल आबंध पाया जाता है। और एल्कीन जो होते हैं इनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल आबंध यानी बोल सकते हैं द्विआबंध या डबल बॉन्ड पाया जाता है। यानी एल्कीन्स के जो सदस्य होते हैं उन्हें, यानी एल्कीन्स के परिवार के जो सदस्य होते हैं उनमें क्या होता है कि लगभग में यानी कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में जो है डबल आबंध पाया जाता है, यानी द्विआबंध पाया जाता है। जबकि अगर हम लोग एल्काइंस की बात करें तो इनमें क्या होता है, कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में, ठीक है, एक जो है तिर आबंध पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे कम से कम का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन पर यहाँ पे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की परमाणु की संख्या जो है ज़्यादा हो सकती है, 2, 4, 6, 7, 8 तक हो सकती है, ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो वहाँ पर क्या होता है, इन यौगिकों में कम से कम एक ट्रिपल आबंध का होना आवश्यक है, तो हम उनको एल्काइंस कहेंगे। अगर कम से कम अगर 1 से ज़्यादा है तब तो वो एल्काइंस है ही, लेकिन अगर कम से कम 1 जरूर होना चाहिए तभी हम उसको एल्काइंस बोल सकते हैं। और अगर हम एल्कीन्स की बात करें तो उस यौगिक में क्या होना चाहिए, कम से कम 1 डबल आबंध होना चाहिए, तभी हम उसको एल्कीन्स कह सकते हैं, अन्यथा एल्कीन्स नहीं कहेंगे। और यहाँ पर एल्केन्स के लिए क्या होता है कि इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या होता है,
सिंगल आबंध पाया जाता है। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्केन्स कहलाते हैं। अच्छा, तो ये हो गया, तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं आबंध। ये तो हो गया आबंध, ठीक है, ये हो गया आबंध। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अब यहाँ पर श्रेणी अनुलग्न की बात करें, क्या बात करें भैया? श्रेणी अनुलग्न की, ठीक है, श्रेणी अनुलग्न। अब ये श्रेणी अनुलग्न क्या होता है? ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा वर्ड होता है जिससे हम पता करते हैं कि ये किस जो है यौगिक के जो है परिवार का ये सदस्य है। अब जैसे श्रेणी अनुलग्न अगर आ जाए एन, क्या आ जाए? एन आ जाए, एन, ठीक है। तो एन किस में लगता है? एल्केन्स, यानी एल्केन्स प्रकार के सदस्यों में एन लगता है। तो इस तरीके से हम एन के द्वारा पता कर सकते हैं। एल्कीन्स में श्रेणी अनुलग्न जो होता है, अनुलग्न श्रेणी अनुलग्न जो होता है वो एन होता है। क्या होता है? एन। यहाँ पर एन होगा और यहाँ पर क्या होगा? एन, ई एन ई, ठीक है। अब अगर इनके परिवार का कोई सदस्य आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? एन लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एल्काइंस में क्या होता है? आइन होता है, आइन, आइन, ठीक है, YNE। तो इस तरीके से क्या होता है? अलग अलग यौगिकों के लिए अलग अलग श्रेणी अनुलग्न होता है। अब अगर हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे एल्केन्स का कुछ सदस्य देख सकते हैं। अब जैसे हम लोग बात करते हैं एल्केन्स की, किसकी बात करते हैं? एल्केन्स की। यहाँ पर लिख लेते हैं एल्केन्स, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं एल्केन्स, ठीक है, एल्केन्स। अब एल्केन्स कैसे यौगिक होते हैं? तो एल्केन्स ऐसे यौगिक होते हैं जिनका जो है सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनका श्रेणी अनुलग्न जो होता है वो एन होता है और इनमें क्या होता है कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल आबंध पाया जाता है, यानी सिंगल आबंध पाया जाता है, तो वो एल्केन्स ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो एल्केन्स है ये दो वर्डों से मिलकर बना है। एक तो आपका हो गया एल्क और दूसरा होता है एन, ठीक है। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है, एल्केन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो एल्क क्या है? एल्क क्या है? ये जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ये क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। और एन क्या है? एन हमने अभी बताया कि ये श्रेणी अनुलग्न है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि इनके कुछ यौगिकों की, तो अगर यहाँ पे इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n+2 होता है। यहाँ पर जो CnH2n+2, तो C हो गया कार्बन परमाणु, H हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये N लिखा है। N क्या है? N है यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या। यहाँ पर एल्क जो है ये प्रदर्शित करता है कार्बन परमाणु की संख्या, और N क्या है? वास्तव में कार्बन परमाणु की कितनी संख्या है। तो यहाँ पर हो गई ये कार्बन परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो समझ में आया। अब अगर यहाँ पे हम लोग n बराबर 1 रखें, n बराबर क्या रखें? n बराबर 1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 रख देंगे। तो यहाँ पर n है, C लिखा हुआ है तो पहले यहाँ पे C लिख देंगे, ठीक है। और n लिखा है तो n के जगह पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। और उसके बाद में H लिखा है तो H लिख देंगे। 2 लिखा है 2 लिख देंगे, गुड़े यहाँ पर n का मान 1 है, n रख देंगे, 1 रख देंगे और यहाँ 2 हो जाएगा। तो C 1 यहाँ है तो नहीं लिखेंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 2 1 2 और 2 2 4, मतलब यहाँ पे CH4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक यौगिक मिला जो कि है CH4। क्या है? CH4 है। अब यहाँ पे जो CH4 है इसका नाम क्या होगा? ठीक है, इसका नाम क्या होगा? तो नाम हम लोग रखेंगे यहाँ पर इस फार्मूले के आधार पे। क्या नाम है? रखेंगे एल्केन। अब एल्क यहाँ पे क्या है? एल्क बताया गया कार्बन परमाणु की संख्या। क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या। और कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एल्क, यहाँ पर लिख सकते हैं एल्क, ठीक है। एल्क क्या होता है? कार्बन परमाणु की संख्या। तो मान लीजिए कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर किसी भी यौगिक के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो उसे क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। अगर 3 है तो उसको हम लोग जो है प्रोप बोलेंगे। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो उसको हम लोग जो है ब्यूट बोलेंगे। अगर 5 है
तो उसको हम पेंट बोलेंगे। 6 है तो उसको हम लोग हेक्स बोलेंगे। 7 है तो उसको हम हेप्ट बोलेंगे। 8 है तो उसे हम ऑक्ट बोलेंगे, ऑक्ट बोलेंगे। अगर 9 है तो उसको हम नॉन बोलेंगे। अगर 10 है तो उसको डेक बोलेंगे। और अगर 11 है तो उसको अनडेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनडेक बोलेंगे। इसी तरीके से 12 है तो डूडेक, 13 है तो जो है ट्राइडेक। ठीक है, डूडेक ट्राइडेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या जैसे होगी उस तरीके से वहाँ पर उसके लिए एल्क का हम यूज करेंगे। तो अब खुद बताइए यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। और जब कार्बन परमाणु की संख्या 1 होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं कि ये तो हो गया एल्क। अब बचा क्या? एन। तो हम इसके साथ में जोड़ देंगे एन, तो ये क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यौगिक क्या बन जाएगा? मेथेन बन जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे यौगिकों का नामकरण हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से, मेथेन। अभी एक यौगिक की और बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग रख दें n बराबर 2, तो इस अगर यौगिक में हम लोग रखें n बराबर 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा? C लिखा है, C लिख देंगे। n की जगह पे हम लोग यहाँ पे 2 रख देंगे। फिर H लिखा है, H लिख देंगे। 2 लिखा है, 2 लिख देंगे। और n की जगह पे 2 और प्लस में 2, तो यहाँ हो जाएगा C2 और H के बाद यहाँ 2 दूना 4 और प्लस 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया C2H6 आ गया, यानी C2H6। कार्बन के परमाणु 2 और हाइड्रोजन के परमाणु 6। तो इस तरीके से एक नया कंपाउंड बन गया। अब इसका नामकरण क्या होगा? यहाँ पर फिर देखेंगे एल्क। एल्क के रूप में क्या लिखेंगे? कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो कार्बन परमाणु की संख्या 2 को हम लोग बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, एथ बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्लस में लगा है एन, इसके साथ में हम क्या जोड़ेंगे? एन, तो ये बन जाएगा एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उनके यौगिकों का नामकरण कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर एल्केन्स का नामकरण करते हैं वैसे ही हम लोग एल्कीन्स और एल्काइंस का भी नामकरण कर लेते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है एल्कीन्स और एल्काइंस। सेम जैसे एल्केन्स का हम लोगों ने नामकरण करा है वैसे ही। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गया है तो हेलो एल्केन्स आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं? ठीक है, तो हेलो एल्केन्स ऐसे यौगिक होते हैं, यानी ये बोल सकते हैं कि जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन अभी हमने बोला था, एलिफैटिक यौगिक किसे कहते हैं? एलिफैटिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला पाई जाती है। तो एक एक बात को यहाँ नोटिस करना है, यानी जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के यौगिकों से, ठीक है, यानी जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यानी जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा होता है तो ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? ऐसे यौगिक को कहते हैं हम लोग हेलो एल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन्स कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के, ठीक है,
एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणुओं का, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा होता है। हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा होता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। हेलो एल्केन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, यानी जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन अभी हमने बताया था, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन और कार्बन तो होगा ही, तो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन मतलब यौगिक से निष्कासन बोल सकते हो, ठीक है। यौगिक से निष्कासन किसका? हाइड्रोजन परमाणु का। तो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जब हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा होता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने वाले कौन से परमाणु होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हाइड्रोजन परमाणु कौन से होते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन का मतलब होता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से इन सभी तत्वों को क्या बोला जाता है? इन सभी तत्वों को बोला जाता है हाइड्रोजन। तो जब इन हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन होता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? हमारा हेलो एल्केन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलो एल्केन्स कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कुछ इस प्रकार से हमको यौगिक देखने को मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक एलिफैटिक यौगिक है CH4, क्या है? CH4। अब अगर हम लोग जो है CH4 को क्रिया कराते हैं किससे? Cl2 से। अब यहाँ पे Cl आया ना, तो यहाँ पे Cl क्या? हैलोजन है, तो Cl2 से अब क्रिया कराते हैं। तो जब Cl2 से अब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जो है हमको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, यानी प्रकाश हम लोग लिख सकते हैं, और प्रकाश को हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं Hν से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो फोटोन के रूप में होती है। तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? Hν के बराबर होती है, तो यहाँ पे Hν भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? Hν क्या करता है कि यहाँ पे जो दो क्लोरीन परमाणुओं के बीच में आबंध होता है, साथ संयोजी आबंध, उसको ये तोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन नहीं होगा, क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, इनके बीच में जो सिंगल आबंध होता है, इस आबंध को क्या कर देता है? प्रकाश तोड़ देता है। और जब तोड़ देता है तो एक Cl जा करके क्या कर देता है? यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु, यानी इसको अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं CH और H। तो यहाँ पर जब एक क्लोरीन, इस क्लोरीन का, दोनों क्लोरीन परमाणु के बीच का बांध टूटेगा तो एक क्लोरीन परमाणु क्या हो जाएगा? एक क्लोरीन परमाणु आएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और खुद यहाँ पर एक नया कंपाउंड क्रिएट कर लेगा, यानी बना लेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा CH3, यानी एक हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन कितने बचे? 3, और एक आ जाएगा यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा, ओके। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बाहर निकला और एक Cl यहाँ पर बच गया, तो इस तरीके से यहाँ बन जाएगा -HCl। अब यह -HCl का मतलब यहाँ पे ये एक नया कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उत्पाद सह उत्पाद के रूप में, तो -HCl के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्या? हेलो एल्केन। इसको हम फिर से ये अभी मोनो हेलो एल्केन है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन परमाणु की संख्या जब 1 है तो इसको हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। इसको हम आगे भी इस रिएक्शन को करा सकते हैं, जैसे CH3Cl, यहाँ पे CH3Cl है, और इसको हम फिर से Cl2 से अब क्रिया करा देते हैं। किससे? Cl2 से फिर से अब क्रिया करा देते हैं, किसकी उपस्थिति में? Hν की उपस्थिति में, ठीक है, Hν की उपस्थिति में। तो फिर से Cl2 से अब क्रिया करेगा ये, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, ठीक है। Cl2 से अब क्रिया करेगा Hν की उपस्थिति में, तो फिर से क्या होगा? फिर से इसका सिंगल बॉन्ड टूटेगा, दो क्लोरीन परमाणु होगा, और फिर से ये क्या बनाएगा? CH2, यानी एक हाइड्रोजन अब फिर से निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ हो जाएगा Cl2, ठीक है। और यहाँ पर एक क्लोरीन बच गया और एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ हो गया HCl, ठीक है। तो इस तरीके से हमको मोनो हेलो एल्केन प्राप्त होता
है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो ये यौगिक हैं, इन्हीं यौगिकों को क्या कहा जाता है? हेलो एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनो हेलो एल्केन कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है तो इसको मोनो हेलो एल्केन बोल सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है तो इसको डाई हेलो एल्केन बोल सकते हैं। इसी तरीके से 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन बोल सकते हैं, 4 है तो टेट्रा बोल सकते हैं, 5 है तो पेंटा हेलो एल्केन। इस तरीके से मतलब संख्या बढ़ती चली जाती है। ओके, तो ये हो गया हमारा हेलो एल्केन्स। अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण, लेकिन वो पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, समझना है और याद करना है। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो हमने बेसिक चीज़ें बताई हैं उसको ज़रूर आपको याद रखना है, रिपीट करना है, तभी ये वीडियो आपके लिए, तभी ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही यूजफुल और सरल महसूस होगा।